अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स, और ये है हमारी क्लास 9th बायोलॉजी का थर्ड लास्ट चैप्टर, बायो एनर्जेटिक्स क्लास 9th का। चैप्टर वाइज नोट्स जिस तरह हम हर जो सीरीज़ में हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है उसी तरीके से इसको भी स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम लोग करेंगे इसके एडिशनल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, हम उन्हें सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स, कि आखिर बायो एनर्जेटिक्स है क्या, और डिस्क्राइब इट्स रोल इन डेली लाइफ। बायो एनर्जेटिक्स द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ कॉल्ड एज बायो एनर्जेटिक्स, यानी एनर्जी एक ऐसी स्टडी जिसमें हम एनर्जी का रिलेशनशिप समझते हैं जिंदा चीज़ों के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ, बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ, दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस द वे द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अच्छा, नीचे ना इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ बायो एनर्जेटिक्स इन डेली लाइफ है, ठीक है। ये थोड़ी सारी मतलब जिस तरह वो हमें केमिकल एनर्जी जो हमें चाहिए होती है मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस के लिए, वो हमें प्रोवाइड करती है, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बुक में है। फिर अगला क्वेश्चन है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहले तो आपने बताया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को इकट्ठा करके बोल दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी टाइप है केमिकल रिएक्शन की कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं दो स्पीशीज़ के दरमियान, या लूज़ होते हैं या गेन होते हैं, ठीक है। ये नीचे इसकी इम्पोर्टेंस है। ये जो डायग्राम है ना, ये वाली, आई एम गोना टेल यू दिस वन, ठीक है। ये वाली जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है। मतलब इसमें ना करेंगे क्या कि वो एक कुछ मतलब किसी भी तरीके से वो पेपर में दे सकते हैं। वो कह देंगे जी यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे और आगे द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, फिर कहेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन आता है, यहाँ रिडक्शन आता है, ये इस तरह के मतलब कुछ सवाल बन जाते हैं। फिर वह ब्रीफली एक्सप्लेन वाई ग्लूकोज इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेल। तो ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन। ग्लूकोज इज़ इम्पॉर्टेंट टू अ सेल बिकॉज इट कंटेन्स मच केमिकल एनर्जी, और केमिकल बॉन्ड्स होल्ड एटम्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टुगेदर, व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन एनर्जी बिकम्स अवेलेबल, ठीक है। फिर है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंस इन द प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस, वो किस तरीके से होता है, और फिर इसकी ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फिर है जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन फोटोसिंथेसिस, और स्टेट हाउ द वैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रेट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या उस पर, तो ये इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में प्लांट्स एक टॉपिक है आपकी बुक में, वो आप लोग देख लीजिएगा। और फिर है इनटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, ये वाला जो टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो इसकी डायग्राम है, जरा सॉइल वाटर है, सॉइल पार्टिकल है, जाइलम वेसल है, ठीक है। उसके बाद है ये सेल्स ऑफ वर्टेक्स, एपिडर्मस सेल्स, रूट हेयर है। फिर ये वाटर पासेस अप द स्टेम, ये जो एरो पर शो कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मतलब 2-3 जगह वो हाईलाइट कर देंगे और उसकी जगह ब्लैंक छोड़ देंगे, वो पूछेंगे कि यहाँ क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर है आउटलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो वो लाइट और डार्क रिएक्शंस ही हैं जो इन्वॉल्व्ड होते हैं, और इसकी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो आप लोगों ने याद कर लेनी है। फिर उसके बाद है आउटलाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और फोटोसिंथेसिस। तो हमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और इमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, साथ साथ वो आपने लिख देने हैं इसमें। फिर ये एनर्जी, ये वाली जो डायग्राम है ना, ओवरव्यू फोटोसिंथेसिस, ये तो मॉडल पेपर्स में भी आ चुके हैं और पेपर में भी, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है डिस्क्राइब रिस्पायरेशन एंड इन लिस्ट इट्स टाइप्स। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक और एनएरोबिक, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है जी, हाउ डज ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन रिस्पायरेशन, ठीक है। तो वो आप लोगों ने सारा लिखना है कि किस तरीके से होती है। जो ग्लूकोज है वो किस में टूट जाता है, वो 2 पायरुविक एसिड में और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। फिर है आउटलाइन द इक्वेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो पहले आप देखोगे एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, फिर नीचे जो केमिकल उसका फार्मूला है ना, सारा मैकेनिज्म सारा वो आप लोगों ने लिख देना है। फिर आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक, उसमें आपने
एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। इसमें हमने ग्लाइकोलिसिस का भी बताना है या ग्लाइकोलाइसिस जो भी आप लोग बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल का भी बताना है, और ETC दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके बारे में ही बताना है। ये सारे का सारे ही आपकी बुक में हमने हुबहू बस छापा मारना और याद करना है, समझना है। ये डायग्राम जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ये भी आपको कुछ जगह छोड़ देंगे और पूछेंगे जी बताएं कि इस जगह पे कितने NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कितने NADH यहाँ बनते हैं, यहाँ कितने बनते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, ATP मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, इसके बाद कौन सा स्टेप होता है, इस तरह की चीज़ें। अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया, ब्रीफली एक्सप्लेन दैट ऑल लाइफ फॉर्म्स आर डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस। तो ये भी टॉपिक है कि आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जितनी भी लाइफ फॉर्म है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती हैं। तो सीधी सी बात है, जो प्लांट्स ही हैं इस मतलब जितनी सारी दुनिया में सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। वो ऑटोट्रॉफ से अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जब तक वही खाना नहीं अपना, अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो वो खाना प्रिपेयर किस तरह करेंगे प्लांट्स। अगर वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस उनमें नहीं हो रहा तो आगे से वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो जानवरों को भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा और ना इंसानों को, और इवेंचुअली सारे की सारी जो जिम्मेदारी है वो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस ही है। फोटोसिंथेसिस होगा तो ही बाकी की सारी जो ज़िंदगी का खाना है, का पहिया है ना, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जी आज कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोगों ने देख लिया इम्पॉर्टेंट जो एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट डायाग्राम्स हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट यहाँ डायाग्राम्स थी 2-3, वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है और इनको आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है, ठीक हो गया। तो जी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।